अभी मैं इस प्रबोधन की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी मान्यवर एस धम्मी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य बामसेप, इन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना कंक्लूडिंग स्पीच करें। मान्यवर एस धम्मी जी। मैं हमारे मूल निवासी समाज के 70 करोड़ से ज्यादा लोग जो इस वक्त या तो बिना खाए या आधा पेट खाए सो रहे होंगे, सोने की कोशिश कर रहे होंगे, ठंड में आधे अधूरे या बिना कपड़ों के ठिठुरे होंगे, उनकी खातिर मैं आपसे कुछ समय मांगता हूं। ये जो मामला है, बामसेप ने ये विषय चुना, ये समाज में शिकायत बहुत दिनों से थी कि आप लोग उन लोगों के बारे में कभी चर्चा नहीं करते, कभी बात नहीं करते जिनके पास एक वक्त खाने को तक नहीं है, जिनके नाम पर आरक्षण लेकर आप नौकरियों पर बैठे हो और लाखों रुपया हर साल कमाते हो, जिनके नाम पर भूखे पेट सोते हैं, बिना कपड़ों के सोते हैं, और इनके नाम पर हम नौकरियों में आए हैं। तो बाकी भी बहुत सारे आ रहे हैं उनके नाम पर, एमएलए एमपी बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात, क्योंकि हम एम्प्लॉइज लोगों के संगठन में, मिशनरी संगठन में काम कर रहे, तो हम अपनी नालायकी को ज्यादा दूर करने के लिए मंथन करेंगे। तो ये शिकायत पूरे देश में समाज कर रहा था, लेकिन हमारे सामने संगठन को रीऑर्गेनाइज करके, दोबारा पुनर्गठित करके, उसको फिर उसका जाल फैलाने में ऊर्जा लगी हुई थी। आपको सब हालातों से आप वाकिफ हैं, लेकिन यह मौका मिला और हमने पहले मौके पर ही इस समस्या की पीठ में कील ठोक दी। इससे पहले हमने शुरुआत कहां से की? आरक्षण के साथ कांग्रेसी सरकार धोखाधड़ी जो कर रही थी, उस समस्या को हमने उजागर किया। फिर ओबीसी की समस्या ली, ओबीसी की समस्या के बाद एजुकेशन का एरिया हमने लिया, शिक्षा का एरिया लिया, और अब हमने इस देश की 70 करोड़ से ज्यादा आबादी जो गरीब के उसमें लेवल से जी रही है, और जाहिर है कि ये हमारे ही समाज की समस्या है, इस समस्या को हमने लिया है। और ये समस्या सिर्फ यहां चर्चा के लिए हमने नहीं ली है, ये हम आगे भी इसको चर्चा करेंगे, इस कार्यक्रम को समाज में ले जाने की। हमारे नेटवर्क से ये समस्या समाज में जाएगी, और इस ढंग से जाएगी कि इसके परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये जो एक्ट है 2005 का, ये जब बिल की स्टेज पर था तब में, और जब ये कानून बना तब में काफी इसमें बदलाव हुए हैं।
क्या बदलाव हुए हैं? जो सबसे ज्यादा मार्केबल जो बदलाव है, जब बिल बना तो ये खाली गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवारों के लिए था। सिर्फ ग्रामीण एरिया तक का ये कानून है, इसका शहरों के गरीबों से कोई मतलब नहीं है। शहरों के गरीबों की चिंता वो कांग्रेसियों का विषय नहीं है। गांव के गरीबों का ये उनका एरिया है, क्यों है वो एक अलग मसला है। तो वो बीपीएल जिसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाला, उसके लिए ये मसौदा पेश हुआ। लेकिन जब ये कानून बन के निकला तो इसमें से गरीबी रेखा से नीचे जीना ये कंडीशन हटा दी गई। क्यों हटाई गई? क्योंकि अगर ये गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों के लिए ही रहता तो कुछ बंदिश लगाई जा सकती थी, लेकिन ये अभी ओपन है, ओपन। और ओपन का मतलब क्या है कि लगभग 20% राशन कार्ड्स नकली घूम रहे हैं हमारे देश में। अगर कहीं 100 हैं तो 80 वाजिब हैं और 20 उसमें से गैर वाजिब है। तो बीपीएल की पोजीशन क्या होगी? उससे भी ज्यादा खतरनाक। मगर यहां वो भी बात खत्म हो गई, अभी ये ओपन हो गया। तो ये अब बात कहां जाएगी? मैं जिस शहर में रहता हूं उसमें नगर निगम में एक ब्राह्मण स्वीपर लग गया। कई लगे हैं वैसे तो, लेकिन जिसका ज्यादा पेपरों में आया और मुद्दा बनाया हमारे साथियों ने वहां, वो ब्राह्मण कभी सड़क पर झाड़ू लगा के सफाई करता नजर नहीं आया, कभी भी नहीं लगे। काय को लगाएगा वो? लेकिन स्वीपर की नौकरी। तो हमारे साथियों ने जो वहां वाल्मीकि हैं, उन्होंने उसको मुद्दा बनाया अपने आंदोलन का। वो क्या करता था कि किसी स्वीपर को पकड़ा, उससे झाड़ू लगवा दी और तनख्वाह का मान लो उसको 7,000 मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है, तो उसमें से 500 रुपया महीने का, 800 रुपया महीने का, 1,000 रुपया महीने का उसको दे दिया। और ऐसा गोरख धंधा बहुत चला, उधर काफी चला। अब ये जो मामला है इसमें भी यही होने वाला है। जो कुछ थोड़ा बहुत ये अभी 3 रुपए का साकरकर साहब ने कैलकुलेट करके बताया था, वो 3 रुपए के भी मैं बता रहा हूं आपको, वो 3 रुपया भी नहीं है। ये 3 रुपया तो हमने पूरे सिस्टम को ईमानदार मान के कैलकुलेट कर दिया है। ऐसा ही था? क्या ऐसा है? हमने अपनी तरफ से, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हम नहीं सोचते भाई कोई बेईमान हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अरे लोग तो ब्राह्मणों के सिद्धांत को ही मानते हैं ना, वो चाहे फिर जुडिशरी हो, चाहे सत्ता हो, चाहे आपका ब्यूरोक्रेसी हो, कुछ भी हो, ये चारों तरफ ऐसा ही है। तो ये 3 रुपए में से आप कितना निकालेंगे? ये ईमानदार तंत्र का जो मैं जानकारी रखता हूं अपने गांव की, आधे से ज्यादा निकलता है, जो मुझे जानकारी है। मैं अभी जब गया तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलके आया, तो जो बैंक से योजनाएं चलती हैं इधर उधर, मैंने पता किया भाई आपको कितना लोन मिला, कितना कैसे मिला। बोला इतना मिला। मैंने कहा अच्छा पूरा मिला? अरे काहे को पूरा मिलता है? फिर वो 5,000 में से 2,500 तो उधर चला गया ना। तो
तो ये 3 रुपए में से ज्यादा 1.5 रुपया पर हेड ये पड़ेगा। क्योंकि अभी भी अगर आप शहरों में भी देखो, गांव की तो दूर की बात है, तो उधर भी क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड अनस्किल्ड लेबर है, अगर 100 रुपया मिनिमम वेजेज एक्ट के हिसाब से मिलना चाहिए तो उसको 50 देते हैं, 100 पर दस्तखत करा लेते हैं। ऐसा मेरी जानकारी में तो ऐसा है। तो गांव में क्या होगा फिर? गांव में क्या होगा? ऐसा ही होगा ना। तो ये 3 रुपया ये कैलकुलेट करके हमने इसका मतलब गलती की, यानी सच्चाई 1.5 रुपए पड़ती है। अब साहब 1.5 रुपए पर डे के हिसाब से इंडिया के किसी गांव में चाय मिलती है क्या 1.5 रुपए की? है? नहीं मिलती। तो खाना कहां से मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। और वो गरीब वो यही सोचता रहेगा कि चलो यार मेरी रोजगार की गारंटी मिल गई है। शब्द कैसा चुना है? रोजगार। ये रोजगार से मतलब लगाते हैं लोग नौकरी। रोजगार से मतलब जनरल जो मतलब है आमतौर पर ये नौकरी लगता है। तो वो सोचता है यार मेरी मोहर लग गई पक्की है, वह अब गरीबी दूर होगी। तो वो क्या करेगा? वो इन 100 दिन के बाहर सोचेगा ही नहीं। 100 दिन के बाहर काहे को सोचेगा? वो सोचेगा अच्छा 100 दिन में तो मिलेगा ही, काहे को जब बाहर सोचना है। एक तो वो आदत गंदी खराब होने वाली है। और इस 100 दिन के चक्कर में जो फंसा उसको 1.5 रुपया रोज पर तसल्ली करनी पड़ेगी। अब वो भी मैं ये इसमें भी अभी बहुत ये मामला ये घालमेल है, ये 1.5 रुपये वाले में भी है। हमारे लोगों की आदतें भी बढ़िया बढ़िया होती हैं, तो उसमें भी 1.5 रुपये में कितना पहुंचेगा फैमिली में, वो एक अलग मसला है। एक्ट इन्होंने बनाया क्यों? क्या इनको नहीं पता? इनको सब पता है। मैं एक मजेदार बात आपको इस बिल की बताऊं। जब ये बिल फॉर्म में था, बिल स्टेज पर था, तो बिल में क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट में जब बिल पेश किया जाता है तो जो सेक्शंस होते हैं उसके, वो सेक्शंस सारे जब खत्म हो जाते हैं तो हर सेक्शन के लिए एक पैराग्राफ लगाना पड़ता है उसमें, उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए। वो जस्टिफिकेशन मैंने पढ़ी बिल स्टेज वाले पे, तो मैंने वहां से कॉपी ली बिल की, और उसके साथ जब मैंने हर सेक्शन का वो जस्टिफिकेशन देखा तो मैंने देखा कांग्रेसी के ही खिलाफ खड़े हैं। मतलब आज की कांग्रेसी गवर्नमेंट अपनी पुरानी कांग्रेसी गवर्नमेंट को सारियों को गालियां दे रही है। अगर गलती से कहीं आपके हाथ में पड़ जाए तो आप देखना उसमें, यह बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है इसका। वो क्या है कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिए जितना ये योजनाएं बनाई गई, चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम हो चाहे और सारे कार्यक्रम हो, वो बुरी तरह फेल हुए हैं। अब ये बनाई किसने? ये किसने बनाई? कांग्रेसियों ने बनाई, और उनको इनको लागू करने का मौका पूरा मिला। आज वही कांग्रेसी, आज की सरकारें अपनी पूर्ववर्ती सरकारों को गालियां दे रही हैं उस बिल के उसमें जस्टिफिकेशन। क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू के परिवार का नहीं है क्या? ऐसा है क्या? है? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मामला ऐसा है कि वो योजनाएं सारी फेल हुई, इसकी पोल खुल रही है लोगों में, लोगों में पोल खुल रही है। तो लोगों का जो गुस्सा है उसको कैसे कम करेंगे आप? अपनी दिशा में मोड़ने से पहले उनका गुस्सा तो कम करो। वोट बैंक है ना, तो
तो गुस्सा कम करने के लिए पहले वालियों को गाली दे दो, ये सब निकम्मे थे और ये योजनाएं ढंग से लागू नहीं हुई, इसलिए इनसे कोई गरीबी नहीं हटी। यह माना है, लिखित में इस सरकार ने यह माना है, बिल के साथ पार्लियामेंट में उसको पेश किया। तो वही कांग्रेस ही है। इसमें नए कितने हैं? कितने नए हैं इसमें, इस सरकार में? 70 साल का, कोई 72 साल का, कोई 78 साल का, कोई 65 साल का, कोई 62 साल का। ये पहली बार तो मंत्री नहीं बन रहे। जिन निकम्मों ने पहले सारा काम ऐसा, ये हमारे यहां कहते गुड़ गोबर एक कर देना, आप समझते हैं ना गुड़ गोबर है? सब खत्म, कोई ढंग का नहीं, सब बेकार। अच्छे में बुरा मिलाया, बुरे में अच्छा मिलाया, सब बराबर कर दिया। तो जिन निकम्मों ने पहले कुछ काम नहीं कर पाए गरीबी हटाने का, जिनकी नियत पहले ठीक नहीं रही, उनकी अब ठीक कैसे हो गई? हाँ, अगर ये सारे मर गए होते, कोई नई जनरेशन के हाथ में सरकार होती, तो हम सोचते शायद ये नई सोच है। नई तो नहीं हो सकती है? नहीं, तो इसका मतलब यह बाजीगरी है। बाजीगरी है भी। लोग कांग्रेस से छिटक रहे हैं, छिटक चुके हैं, तो अभी समस्या है ना, उनको वापस कैसे लाएं? कुछ तो करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया, विनोद कुमार जी ने, वो क्या, वो उसका प्राइवेटाइज, वो बिल, वो उसका निजीकरण वाला, ये सारी ये है समस्या। आरक्षण वाला, उस पर हमने किया ही पूरे साल कार्यक्रम। तो ये बिल फॉर्म से इधर एक्ट में काफी चेंजेस हुए, जिसमें से जो बड़ा चेंज था वो मैंने आपके सामने रखा। अभी इस एक्ट में एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है, आपने कभी किसी एक्ट में नहीं देखी होगी। मौर्य साहब ने थोड़ा रेफर किया उसको। इसमें सारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की है, जिला प्रोग्राम अधिकारी। लेकिन यह पहला एक्ट है हमारे देश में जिसने यह प्रावधान किया है कि जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ आप मुकदमा नहीं चला सकते। है? देखा आप उसको, है उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के खिलाफ, प्रोग्राम ऑफिसर के खिलाफ आप मुकदमा नहीं चला सकते, केस नहीं कर सकते। क्या ऐसा प्रावधान किसी दूसरे अधिनियम में है, दूसरे कानून में है? सभी में कहीं ना कहीं पनिशमेंट का प्रावधान है उसमें। लेकिन यह कानून ऐसा है जिसमें इतनी पावर उसको दे दी है, इतनी प्रोटेक्शन उसको दे दी है, वो कुछ नहीं कर सकता। अभी इस एक्ट का मजाक क्या है? मजाक ये है, एक अंग्रेजी में वर्ड होता है इल्यूजन, क्या बोलते हैं उसको? भ्रम नहीं, कंफ्यूजन अलग चीज है। भ्रम होता कुछ है, लगता कुछ है। तो इसमें क्या है, एक कंडीशन है इसमें। ये 200 जिलों वाला तो बताई, पहले ये एक्ट जो था 100 जिलों के लिए प्रस्तावित था, बाद में 150 हुआ, फिर बाद में 200 हो गया। कि ये जो योजनाएं बनाएंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी कोई योजना इसकी, उसने कानून बना दिया, पैसा एलोकेट कर देंगे साहब। इसकी योजना राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन राज्य सरकार योजना बनाएगी अपने आर्थिक साधन संसाधनों के अनुसार। क्या मतलब हुआ इसका? है मतलब उसको
न कुछ करने का इस मामले पर एक हथियार दे दिया। वो हाथ झाड़ देंगे जैसे आजकल झाड़ देते हैं। अच्छा कहां पैसा है, कहां पैसा है हमारे पास, हम अपनी गरीबी तो हटा नहीं पा रहे, इनकी कैसे हटाएं। हर सरकार यही बहाना बनाती है आजकल। स्टेट का एक कंपोनेंट उसमें डालना है, एक हिस्सा उसमें लगाना है, पैसा सेंटर देगा, जैसे मौर्य साहब ने बताया। तो ये जो हथियार दे दिया, ये जो लागू होगा कानून, इसको लागू करने के लिए जो योजनाएं बनेंगी उसके लिए कोई राज्य सरकार बाध्य नहीं है। क्यों बाध्य नहीं है? क्योंकि वो अपने आर्थिक संसाधन, आर्थिक स्थिति, अपनी आर्थिक सीमाएं, लिमिटेशंस, मर्यादाएं, उनको ध्यान में रखकर योजनाएं बना सकती है। तो फिर काहे को किया ये गारंटी काहे की? कंडीशनल गारंटी में कहीं कंडीशन भी होती है, लेकिन इस एक्ट में ये कंडीशन है। मतलब क्या है? खाली लोगों को लगना चाहिए कि कांग्रेस बहुत सोच रही है गरीबों के बारे में। होना वही चाहिए जो अब तक उन्होंने किया है, होना वही चाहिए। सो ये जो एक्ट है ये बदमाशों की मतलब नई मक्कारी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं। पहले उन्होंने मक्कारियां की, अब ये एक नई मक्कारी है और कुछ नहीं है। बेवकूफ बनाने के पहले जो हथकंडे अपनाए ये सबसे घटिया हथकंडा है, सबसे घटिया। पहले वाले भी घटिया थे, ये उनसे ज्यादा घटिया है। आपको मैं थोड़ी एक जानकारी देना चाहता हूं गरीबी की। ये जो सरकारी तरीका है, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है राज्य सरकारों को चिट्ठी, राज्य सरकारें फिर जिले पर भेजती हैं, जिले फिर तहसीलों पे, इस तरह से वो आंकड़े इकट्ठे होते हैं। वो जो आंकड़े इकट्ठे हुए, उन आंकड़ों के हिसाब से बिलो पॉवर्टी लाइन 16.82% लोग हैं। 93-94 का आंकड़ा है। 16.82% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, ऐसा सरकारी तौर तरीके से सरकार ने बताया। लेकिन प्लानिंग कमीशन में पता नहीं कौन बेवकूफ आ गया, उसने एक कमेटी बना दी। एक कमेटी बना दी प्रोफेसर लाकड़ावाला, आजकल नहीं है वो। प्रोफेसर लाकड़ावाला समिति ने क्या किया, उन्होंने पूरे देश का सर्वे किया और उसने यह बताया कि ये 16.82% नहीं है गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले, ये 35.97% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। और ये जो 35.97% यानी 36% हो गया, ये 36% बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली जनसंख्या इस देश की है। ये एक्ट का जो मसौदा प्रावधान जो पेश हुआ था, बिल पेश हुआ था, ये उसमें मान्यता इसको दी गई कि ये सही है, सरकारी तौर तरीके वाली गलत थी। ये जो 36% लोग आज देश में गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जिसने ज्यादातर शासन किया। तो कांग्रेस ने ज्यादातर शासन किया, ऐसा ही है ना। अब बीजेपी आई, दूसरे आए, तो ये जो मसला है, ये मसला क्या है? क्या ब्राह्मणों की गरीबी बढ़ी आजादी के बाद?
मुझे याद है जब मैं छोटा था तो ब्राह्मण हमारे यहां पूर्णमासी और अमावस्या पर मांगने आते थे। आप लोगों के आते थे या नहीं मुझे नहीं पता। आते? अभी आते? अच्छा, जो थोड़े एजेड हैं हमारे 50 साल 55 साल 60 साल वाले, उनको तो ज्यादा आइडिया होगा। मतलब यह भिखमंगा कौम, और आज यह भिखमंगा कौम इंडस्ट्रियलिस्ट बन गई। तो गरीबी तो दूर की, गरीबी तो दूर हुई है, मगर हुई किसकी, यह अलग बात है, यह अलग बात है। अभी उनका जो गरीबी का परसेंटेज होगा 1-आधा% होगा, वो भी उनके निकम्मेपन की वजह से। ये 36% गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग, अभी इनकी चिंता इनको दोबारा से हुई है। इन्हीं कांग्रेसियों को यह समस्या दोबारा से हुई है, ये चिंता। अभी इसका कुछ राज्यों का मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं, कुछ राज्यों का, ज्यादा नहीं। महाराष्ट्र में ये लाकड़ा वाला समिति ने बताया 37% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। और महाराष्ट्र काफी विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है, दूसरे कई सारे राज्यों के मुकाबले में। कर्नाटका वो भी एक विकसित राज्यों में आता है, उसमें 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे। ये गरीब नहीं है सारे, गरीबी रेखा से नीचे मतलब जिनके पास अगर एक टाइम की रोटी है तो उस वक्त सब्जी नहीं है, सब्जी है तो रोटी नहीं है, अगर शर्ट है तो अंडरवियर नहीं है, अंडरवियर है तो शर्ट नहीं है, खाने को है पीने को नहीं है। ऐसी जिंदगी जीने वाले लोगों की इतनी बड़ी तादाद ये राज्यों में है। बिहार में 55% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले हैं। और ये जो हम इससे पहले के सत्र में बात कर रहे थे साम्यवाद की, वेस्ट बंगाल में 36% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे, जिनका मुद्दा ही आर्थिक है, एजेंडा ही आर्थिक है सारा। ये बहुत भयंकर स्थिति है। एमपी में 42.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे। ये इतनी भयंकर तस्वीर है गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की। और मौर्य साहब ने तो वो बताया अभी 4 साल में कितने लोग इसमें और ऐड हो गए, कितने जुड़ गए इसमें। तो ये जो एक्ट बना, इस एक्ट को बनाते वक्त उन्होंने एक बात तो बिल्कुल ढंग से ध्यान में रखी है कि खाली संदेश जाना चाहिए कि कांग्रेस गरीबी हटाने के लिए गंभीर है, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं जाना चाहिए। ये पक्का बंदोबस्त उन्होंने इसमें किया। कैसा बंदोबस्त है? 2005 है, ये जो करंट ईयर है जो चल रहा है, उसका टोटल जो बजट है वो 5,14,344 करोड़ का है। उसमें से पूरे रूरल डेवलपमेंट के लिए, पूरा रूरल डेवलपमेंट, उसके लिए 18,353.87 मतलब ये होता है 3.5%। देश की, जैसा हमारे मेहमान वक्ताओं ने बताया, लगभग 75% आबादी गांव में रहती है।
लेकिन ये जो सरकार है सेंटर की, इस 75% आबादी के लिए बजट कितना रख रही है? 3.5%। और एक्ट क्या ला रही है? गांव की गरीबी हटाने का। है ना ये कितना बड़ा और घटिया दर्जे का मजाक। अगर गरीबी हटाने की इतनी ईमानदारी है तो 75% बजट गांव के लिए एलोकेट होना चाहिए ना। लेकिन कितना हो रहा है? 3.5%। ये गांव के लोगों के लिए इससे ज्यादा बढ़िया, इससे ज्यादा गिरी हुई मजाक और क्या हो सकती है? लेकिन लोगों हमारे ये पता नहीं ना। हमने अब बजट का विश्लेषण करना जब से शुरू किया तब से परिणाम क्या निकला? एजुकेशन का बजट पिछले बजट के, क्योंकि हमने एजुकेशन का मुद्दा उठाया, तो एजुकेशन का बजट पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में दुगना के लगभग हो गया। ये परिणाम निकला। 8,225 करोड़ था, 18,337 करोड़ हो गया। यानी मात्र 1.25% के लगभग बजट होता था, लेकिन वो 3% हुआ। वो अलग बात है, एजुकेशन सेस वगैरह लगा रखा है, एक वो अजीब सा बटन डाल दिया है। तो ये यहां हमें इस गवर्नमेंट की जो रियल हकीकत में जो नीयत है वो हमारे सामने उजागर होती है। अब ये ऐसा है क्यों? ऐसा क्यों है? ये पार्टी बदलती है, पार्टी बदलती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है क्या वो बदलता है? जो आईएएस ऑफिसर हैं या दूसरी सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, आपके ब्लॉक लेवल से लेकर राजधानी तक, क्या वो बदलते हैं? वो नहीं बदलते। तो असली जो सरकार है, सरकार की जो कार्यशैली है, सरकार का जो कार्यक्रम है, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो लक्ष्य है, ये मंत्री नहीं भरते। क्योंकि मैं मिनिस्ट्री का आदमी, मुझे पता है ये मंत्रियों को कितना कुछ समझ में आता है। ये जो अफसर हैं ये मंत्रियों को ऐसे घुमा देते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता ये क्या कह रहा है। हकीकत बता रहा हूं आपको। पार्लियामेंट क्वेश्चन का हम जो जवाब बना देते हैं, बस वो ज्यादा से ज्यादा अपनी ज्यादा वो दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर रख दो, इसको इधर रख दो, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं। टाइम ही नहीं है, कभी उनको दिमाग ही नहीं है, कुछ और बड़े बड़े अल्लाह रखा मंत्री बैठे रहते हैं। तो ये सारा धंधा ये सरकारी तंत्र का जो अफसरशाही है वो चला रहा है। और अफसरशाही का आज की तारीख में भी अगर आप आंकड़ा लें तो 100 में से जो ये योजनाएं बनाते हैं क्लास 1 के ऑफिसर, 100 में से आज की तारीख में मिनिस्ट्रीज में 80 अधिकारी ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। आज की तारीख बता रहा हूं। तो ये तंत्र नहीं बदलता जो हकीकत में देश को चला रहा है, जो देश का नसीब जो तय कर रहा है। और इसीलिए ये कुछ भी कोई पार्टी आ जाए, पंचों की बात सर माथे पर नाला वहीं गिरेगा। क्यों गिरेगा? ब्यूरोक्रेसी वहीं की वहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इसलिए ये समस्या है। अब हमारी समस्या यह है कि इसका समाधान हमारे पास क्या है। हमारे मेहमान वक्ताओं ने कुछ बाबा साहब का जो मामला, जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी वो रखी। बाबा साहब ने खेती का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही। ये छोटे छोटे खेतों के बजाय बड़े बड़े फार्म होने चाहिए और उन पर लोग काम करें, उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको तनख्वाह दी जाए। ऐसी बाबा साहब की योजना थी। मगर अभी खेती और जमीन कितनी रह गई? ये जो 70% आबादी जो गरीबी रेखा पे जी रही है और
36% जो गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, अगर हम यह भी तरीका अपना लें तो इसमें से कितनों को राहत मिलेगी? 10% से ज्यादा नहीं मिलने वाली, मिलेगी। फिर भी 60% तो रह ही जाएगा मामला। अब 60% का समाधान क्या हो सकता है? 60% का समाधान आप उनके लिए उनकी जो योग्यता है उसके लिए आप उनको काम दो, उनको काम दो। यानी उनके पास जो उनकी स्किल है वो स्किल उनकी बेचने के लिए मार्केट होनी चाहिए। एक आदमी अगर कोई अपने में योग्यता हासिल कर लेता है तो क्या करे वो, अगर मार्केट में उसकी योग्यता दिखाने का ही उसको कुछ अवसर नहीं है? चाहिए मार्केट, तो चाहिए, मार्केट नहीं है। अनस्किल्ड है, जिसके पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, उसको भी उसकी एक तो योग्यता है कि कुछ तो कर ही सकता है वो। अब ये विनोद कुमार जी ने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि ये काम देने का जो अधिकार है, विवेक कुमार जी सॉरी, काम देने का अधिकार है उसका है, पंचायत का। वो क्या काम देगी वो डिसाइड करेगी। अब यहां फिर जाति का मसला खड़ा हो जाएगा, होगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि ये जो पंचायत है ये खुद में ही एक जमींदारी है, ये है वो एक जमींदार बन जाता है। वहां पर उन्हीं का ये डंडा चलता है जो ताकतवर है गांव में, और उन्हीं के इशारे पर सब कुछ चलता है। और इसीलिए उन्होंने वो कुछ पॉइंट्स पर विरोध भी किया था इस पंचायती व्यवस्था का। तो ये एक समस्या है। मैंने आपको बताया ही, दस्तखत करा लिए 100 रुपए पे, दे दिए 50 रुपए। तो गांव में क्या हालत होगी? गांव में तो हालत ये होगी 1 रुपया भी नहीं देंगे, दस्तखत करा लेंगे, ऐसा होगा। ये पूरा जो तंत्र है हमारा, इस पूरे तंत्र पर हमारा जब तक कब्जा नहीं होता, हमारे से मतलब हमारे में भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। एक बड़े सीनियर ऑफिसर के पास हम गए, हमने कहा साहब ये आप यहां बैठे हुए हैं और आपके हाथ में बहुत कुछ चाबी है देश के, हमारे समाज के लिए आप बहुत कुछ बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो कहते हैं अरे हमारे ऊपर वो मंत्री बैठा है, हमारे ऊपर वो मंत्री बैठा है। अरे मैंने कहा मंत्री तो आपके भरोसे चलता है, आप कर रहे हैं, हमारे ऊपर मंत्री बैठा है। उसको क्या आता है 10वीं फेल आदमी को, है? आप जैसे घुमाओ घूम जाएगा वो आपके भरोसे है। वो 10वीं फेल मंत्री है तो क्या हो गया, है तो 10वीं फेल ही ना। तो उसने ऐसी बात कही, बोले बाबा साहब जब मंत्री था तब क्या कर लिया उन्होंने? क्योंकि हमने 2 लोग थे तो ऐसा घेर खा लिया तो कुछ नहीं बना, तो वो उधर उसने वो ऐसे कर दिया। कई सारी बातें हुई उसमें। वो बड़ा सीनियर ऑफिसर, और वो रिटायरमेंट होने के बाद उसने इलेक्शन लड़ा इधर खुर्जा से, कांग्रेस की टिकट पे। कांग्रेस में ऐसे ही दिमाग के लोग खप जाते हैं, बढ़िया। तो ये जो हमारा ये जो सरकारी तंत्र है, एक तो पॉलिसी प्लानिंग और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, इस पर जब तक हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसा मौर्य साहब ने कहा, तब तक इस समस्या का समाधान हम नहीं निकाल सकते। लेकिन समाज को तैयार करके इस समस्या की गंभीरता को उजागर करके इसको आंदोलन का रूप देके एक जबरदस्त दबाव हम बना सकते हैं। और वामसेप के दबाव का असर हमेशा हुआ है, इस बात के आप लोग गवाह हैं। मंडल रिपोर्ट पर दबाव बनाया, मंडल रिपोर्ट लागू हुई।
एजुकेशन पे दबाव बनाया है, सरकार पैसों पेश में है, मैं आपको बता रहा हूं। उनसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। उनको पता है ये उनकी जो बदमाशी है वो जा रही है समाज में। अभी इस पर भी दबाव बनता है तो इसका भी असर होगा, इसका भी असर होगा। और इसीलिए ये हमारी एक बड़ी चुनौती बन के ये विषय हमारे सामने आया है, क्योंकि ये हमने पहली बार ये मुद्दा टच किया है, पहली बार इस मुद्दे पर हमने मंथन किया है। और इस मुद्दे को आंदोलन का रूप देने के लिए हमें एक एक्शन प्लान तैयार करना है। और ये मुझे उम्मीद है कि बामसेब के कैडर के साथ जो वेल विशर्स हैं बामसेब के, वो भी इसमें सहयोग देंगे और समाज से भी इसमें सहयोग मिलेगा। और इसके लिए आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।